मेरी दास्तान किस्त नंबर 40। जन्नत ने ज़वार को कोई जवाब न दिया बल्कि उठ के रूम में आ गई। और उस वक्त जन्नत का दिमाग बिल्कुल माफ था। वो थोड़ा आराम चाहती थी। लेट गई और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लग गई कि वो क्या थी और क्या बन गई है। वो बहुत खुदगर्ज़ हुआ करती थी, लेकिन इस मोहब्बत ने इज़्ज़त नफ्स तक ख़त्म कर दी थी। लेकिन ऐसा भी क्या मोहब्बत के पीछे भागना कि सब पे 2 हरफ बेच के सो गई। उमर और हानि थके हुए स्कूल से आए, लेकिन जन्नत उन्हें नज़र न आई तो वो दोनों खुद ही किचन में घुस गए। किचन में खटपट की आवाज़ सुन के ज़वार भी आ गया। तुम दोनों कब आए हो? ज़वार ने दोनों की तरफ देख के पूछा। डैड कब से आए हैं? हानि ने जवाब दिया। जाओ दोनों यूनिफॉर्म बदलाओ, मैं खाना गर्म करता हूँ। तो वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए और ज़वार ने दोनों के लिए खाना गर्म किया और टेबल पे लगाया और ख़ुद बैठ के देखने लगा। बाबा आपने नहीं खाना? उमर ने खाते हुए ज़वार से पूछा। नहीं मेरी जान, मुझे भूख नहीं। ये सोच के ज़वार की भूख मर गई थी कि कहीं जन्नत उसे छोड़ न दे। पहले तो वो खुद फैसला करता था, अब तो उसने जन्नत पे छोड़ा हुआ था। हर आहट पे उसका दिल धक धक करता। वो जन्नत को नहीं छोड़ना चाहता था। वो बहुत खुदगर्ज़ था। उसने हर मामले में खुदगर्ज़ी की, लेकिन अब वो चाहता था कि सब ठीक हो जाए। हमेशा वैसा नहीं होता जैसा इंसान सोचता है या चाहता है। हमेशा वो होता है जो खुदा सोचता है। बाबा, हानि की ज़ोर से पुकारने पे वो होश में आया। जी बेटा, ज़वार ने हानि को देख के पूछा। हम कब से बुला रहे थे, आपने सुना क्यों नहीं? हानि ने तफ्शीशी अंदाज में पूछा। मेरी जान, मेरा ध्यान कहीं और था, ज़वार ने सफाई देने वाले अंदाज में कहा। ओके बाबा, अब ध्यान हमारी तरफ रखें, उमर ने कहा। बाबा, आई नीड अ सिस्टर, हानि ने अचानक कहा। वाई यू नीड सिस्टर? ज़वार ने पूछा। मेरी दोस्त की बहन पैदा हुई है। वो बताती है कि वो बहन को बहुत किसिस करती है और मारती भी है, लेकिन हानि सिर्फ प्यार करेगी। आप मुझे बहन ला दो। आप मामा को हॉस्पिटल ले जाओ और बहन ले आओ। आप अल्लाह ताला से दुआ करो वो आपको बहन दे, फिर हम ले आएंगे, ज़वार ने प्यार से कहा। बट आई डोंट नीड सिस्टर, उमर ने अचानक कहा और उठ के चला गया। तो ज़वार और हानि ने परेशानी से देखा। बाबा आप दोगे ना? हानि ने तसल्ली चाही। आप दुआ करो, ज़रूर ला दूंगा, ज़वार ने कहा। तो हानि भी उमर के पीछे चली गई, लेकिन उमर पढ़ने बैठ गया था। तो वो बोर होकर जन्नत के रूम में आ गई। उसे सोया देखकर वो जन्नत के बाजू पे लेट गई और कभी जन्नत के गालों को चूमती, कभी हाथों को। जन्नत जो सुकून के लिए सोई थी, उसे 1 घंटे में हानि ने उठा दिया था। जन्नत ने मेहंदी मेहंदी आंखें खोली और हानि की तरफ देखा। हानि को देख के वो दबोच के सोने लगी, लेकिन हानि की बात पे फट से उसकी आंखें खुली। मामा आप बाबा के साथ हॉस्पिटल जाओ। क्यों, क्या हुआ? मामा फिर वहाँ से मेरे लिए सिस्टर ले आओ। मेरी जान, मैं ज़रूर आपको सिस्टर दूंगी। आप अल्लाह से दुआ करो और मुझे फ़िलहाल सोने दो, जन्नत ने नींद से बंद होती आंखों से कहा। वादा, हम जान, वादा। तो हानि भी जन्नत के साथ सोने लग गई। थोड़ी देर बाद उमर भी उनके साथ सो गया। हानि मुँह सुजाकर जाके इंशु के साथ बैठ गई और उनके साथ कबीर भी बैठा था। वो पूरा दिन उनकी यख यख सुन के थक जाता, लेकिन इतना ढीठ था हानि को एक पल के लिए अकेला छोड़ के ना चाहता था। इंशु, मैंने कल बाबा से कहा मुझे बहन चाहिए, लेकिन उमर भैया ने कहा उसे नहीं चाहिए। अब बाबा और मामा उमर भैया की मानेंगे, लेकिन मुझे बहन चाहिए, हानि ने कहा। उमर ने ऐसा कहा? इंशु ने तस्दीक चाही। हाँ, हानि ने ज़ोरों शोर से सर हिलाया। चलो उसे सबक सिखाते हैं, आइंदा वो कुछ नहीं बोलेगा, इंशु ने बाजू फोल्ड करते हुए कहा।
कबीर ने सर झटका और हानि जल्दी से उठ खड़ी हुई। उमर क्लास में बैठा कुछ ड्राइंग कर रहा था। जो इंशु और हानि उसके क्लास में इंटर हुए। जब इंशु और हानि उसकी क्लास में इंटर हुए, लेकिन वो मसरूफ़ रहा। उसने सर उठाकर नहीं देखा, लेकिन जब चार छोटे छोटे पैर उसके सामने रुके तो उसने नीचे से दोनों को देखना शुरू कर लिया। लेकिन इंशा पे नज़र पड़ी तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। कोई काम था क्या? उमर ने हानि और इंशु से पूछा। तुमने कल जवार बाबा से क्यों कहा कि तुम्हें बहन नहीं चाहिए? इंशु ने डायरेक्ट पूछा। क्योंकि मेरे पास हानि है और मुझे दूसरी बहन नहीं चाहिए। कबीर थोड़े दूर बैठकर चारों को देख रहा था। लेकिन आइंदा कोई बात हानि कहे तुम नहीं बोलोगे? इंशु ने उंगली दिखाकर कहा। अगर कुछ कहा तो? उमर ने इंशु की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन उसे अच्छा न लगा इंशु की उंगली देखना। फिर मैं तुमसे बात नहीं करूँगी और ना मैं तुमसे शादी करूँगी। इस जुमले की किसी को उम्मीद न थी, न हानि को, न उमर को और न कबीर को। कबीर फौरन सीधा हुआ। तुम मेरे भाई से क्यों शादी करोगी? हानि ने इंशु को आंखें दिखाते हुए कहा। ताकि मैं अच्छे कपड़े पहन सकूं और बाहर जा सकूं और बच्चे पैदा कर सकूं। कबीर की हंसी निकल पड़ी। अंडे से तो पहले निकल लो, कबीर ने तन से कहा। कबीर चुप हो जाओ वरना। अभी इंशु धमकी देती कबीर ने दरमियान में ठोक दिया। प्लीज़ अब ये ना कहना मैं सिकंदर शाह की बेटी हूँ, फलां फलां। मैं उमर की दोस्त हूँ, वो तुम्हें मारेगा, इंशु ने लाड से कहा। उमर तो अभी तक सकते में था। वो लड़की ऐसे कैसे प्रपोज कर सकती थी? उसका दिमाग खाली हो चुका था। 2 साल से वो दोनों साथ थे। मैं अपना भाई तुम्हें नहीं दूंगी, हानि ने एकदम कहा। क्यों? इंशु ने आंखें दिखाते हुए पूछा। हम मासूम भाभी लाएंगे। तेज़ लड़की नहीं तो इंशु की आंखें उबलने लगी। मेरी बिल्ली मुझे में हो। कल तक तुम बोल नहीं सकती थी, तुम्हें बोलना सिखाया और अब कहती हो भाई नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं दोगी? सिकंदर शाह ने जन्नत शाह को उठाकर शादी की थी, तो मैं इंशा शाह हूँ सिकंदर शाह की बेटी, तो मैं उमर शाह को उठाकर शादी कर लूँगी, इंशु ने अज़म से कहा। और उमर दोनों को मुंह खोल के देख रहा था। रिलैक्स हानि, आपको सिस्टर चाहिए? हम मामा से कहेंगे, आज वो ला देगी। और इंशु जब तुम बड़ी हो जाओगी तब अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते होंगे तो शादी कर लेंगे, उमर ने समझाने वाले अंदाज में दोनों से कहा। और वह तीनों क्लास से निकल गए और उमर सर पकड़ के बैठ गया और फिर अपनी ड्राइंग को देखा जहाँ वो इंशु के बाल बना रहा था। क्योंकि इंशा के बाल बहुत प्यारे थे। कमर से नीचे जाते जो उसे बहुत खूबसूरत बनाते थे। हुसन का दूसरा नाम अंशा थी। हेज़ल ग्रीन आंखें, लंबे बाल, सेतवा नाक और मोटी आंखें, बड़े बड़े होंठ और मोटे मोटे गाल जिस पे डिम्पल पड़ते थे। और वो डिम्पल 24 घंटे अपनी जेब दिखाते थे क्योंकि उनकी मालिकन हर वक्त हंसती थी। वो अपने हुस्न से बेखबर थी, लेकिन आगे जाकर इस हुस्न ने उसके साथ क्या करना था ये वो भी नहीं जानती थी। जन्नत ने सामान पैक किया हुआ था तो जवार को अपने जिस्म से जान निकलती हुई नज़र आई। कहाँ जा रही हो? जवार ने एकदम पूछा। जवार, मैं अपना माइंड फ्रेश करना चाहती हूँ, इस माहौल से निकलना चाहती हूँ और मैं सोचूंगी अगर वापस आना हुआ तो आऊँगी, वरना कभी नहीं लौटूंगी। और बच्चों का ख्याल रखना, वो मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ, जन्नत ने कहा। जन्नत, लेकिन वो तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? जवार ने परेशानी से कहा। उमर को आदत है और आनी को भी पड़ जाएगी। तुमने फैसले का हक मुझे दिया था। जवार के पास कुछ बोलने को ना बचा।
उसका दिल बहुत भारी हो रहा था। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था, किसी तरह जन्नत को रोक ले, ज़बरदस्ती कर ले, लेकिन वो इस पे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। मिलोगी नहीं मुझसे, मिलोगी नहीं मुझसे, क्या पता आखिरी बार मिल रहे हो। जवार को एक जगह स्टिल खड़े देख के जन्नत ने पूछा, और जवार की पलकों की हदूद से आंसू निकल के नीचे गिरे। आखिरी बार ना कहो जन्नत, मुझे इख्तिताम से बहुत डर लगता है। चीज़ों और रिश्तों का ख़त्म होना उदास करता है, और उनके ख़त्म होने से लगता है ज़िंदगी ख़त्म हुई है। मैं बहस नहीं करना चाहता, ना दलाइल दूंगा, लेकिन जब तुम्हारा दिल मुझे माफ़ कर दे, पलट आना। मैं गलत था। मैं हमेशा एक ऐसी औरत के लिए तरसा जो मेरे लिए बनी न थी, जो मेरी पसली से ही नहीं बनी थी, और जो मुझसे बनी थी उसे मैंने दुख दिया। लेकिन जन्नत में मज़ीद तुम्हें दुख नहीं दूंगा, और ना रोक रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार सारी उम्र कर सकता हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत है, और तुमसे मोहब्बत करना अब मेरे लिए लाजमी है। और तुम मोहब्बत करो ना करो, लेकिन मेरे पास लौट आना, मैं इंतज़ार करूँगा। तो जन्नत जवार के गले लग गई। जवार ने बहुत ज़ोर से उसे हक किया और माथा चूमा। जन्नत ने जवार के हाथ को पकड़ा, उस पे बोसा दिया और खामोशी से घर के दहलीज पार कर गई, और सब कुछ अपने पीछे वीरान छोड़ गई। ऐसे लगता था इस घर में अब ज़िंदगी का वजूद नहीं, और जवार को ऐसे लग रहा था कि वो अब मैं नहीं रहा तो हो गया है। और जवार को ऐसे लग रहा था कि वो अब मैं नहीं रहा तू हो गया है। वो वहीं ज़मीन पे घुटने के बल बैठ गया और दाड़े मार के रोने लग गया, और ख़ुद को तैयार करने लग गया जवाब देने के लिए बच्चों को और आलिया बेगम को। जन्नत जस्टिस साहब के घर में दाखिल हुई। जब वो घर में दाखिल हुई तो उसकी आंखों से आंसू नीचे गिरे। ये वो घर था, कभी यहाँ ज़िंदगी रक्स करती थी, लेकिन आज खामोशी के अलावा कुछ न था, क्योंकि उस घर में माँ का वजूद नहीं था। और जन्नत को पता था कि माँ के वजूद के बगैर घर कैसा लगता है। वो खामोशी से हर चीज़ देख रही थी। उसने बैग जाकर रूम में रखा और जस्टिस साहब के रूम में आई। वो वहाँ नहीं थे, तो आकर गार्ड से पूछा तो उसने कहा कब्रिस्तान गए हैं। तो जन्नत भी कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुई। वहाँ पहुंचकर जन्नत को जस्टिस साहब कब्र के पास बैठे नज़र आए। वो समीर के कब्र के सामने बैठे बातें कर रहे थे। उन्हें बेटा बहुत अजीज़ था, बेटियों से ज़्यादा। कभी वो आयशा बेगम से मिलने न गए थे, लेकिन समीर से रोज़ाना मिलने आते थे। समीर की कब्र पे ताज़ा गुलाब पड़े थे। जन्नत माँ की कब्र पे बैठ गई और फिर सर रख दिया। वो वक्त की हुक्मरान इस वक्त लावारसों की तरह कब्र पे सर रख के बैठी थी। उसे शायद सुकून चाहिए था। आंसू कब्र पे गिर रहे थे। जन्नत ने एकदम आसमान की तरफ देखा। उसकी हालत ऐसी थी कि वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। शायद उसकी ज़बान इजाज़त न दे रही थी, बस आंसू गिर रहे थे। और वो जिसकी तरफ देख रही थी उसे जन्नत के ना बोलने पे भी जन्नत की फीलिंग्स समझ आ रही थी। वो करीम था, वो इंसान को इतना आज़माता है जितना उसकी बर्दाश्त हो, और उसने जन्नत की बर्दाश्त से ज़्यादा ना आज़माया था और जन्नत को साबित कदम पाया था। जस्टिस साहब वापस जा रहे थे तो आयशा बेगम की कब्र से जन्नत को गले लगे देख कर जन्नत के पास आए। जन्नत क्या हुआ?
बाप की आवाज़ पे जन्नत उठ खड़ी हुई और अल्ताफ़ साहब के गले लग गई। बाबा अल्लाह ताला से कहे ना, आज के लिए मुझे मामा दे दे, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मुझे सुकून चाहिए और फिर बेशक ले लें। जन्नत ने रोते हुए कहा, बाबा पहले दुख दे, लेकिन माँ की आगोश पास थी, अब माँ की आगोश नहीं है, बर्दाश्त नहीं होते, मैं थक गई हूँ। मामा को उठाए ना, या फिर मुझे वो अपने पास बुला ले। जन्नत मेरी जान ऐसे नहीं कह जन्नत मेरी जान ऐसे नहीं कहते, भाई से मिलो फिर घर चलते हैं, जस्टिस साहब ने कहा तो जन्नत समीर की कब्र की तरफ गई। फातिहा पढ़ी और 5 मिनट उस कब्र को देखती रही और अपने आंसू पोंछ के पलट आई।